हेलो पीपल, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ग्रेट, वेलकम टू लीगल मीन्स। आई एम प्रियल एंड आज आज लॉ की जंग में आज हम क्या करने वाले हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस व्हाट आर द टॉपिक्स वी गोना डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ा सा रह गया था, छूट गया था। उसके साथ साथ मैं कुछ और भी टॉपिक्स आज कवर कराना चाहती हूँ। सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जो एक दो पॉइंट्स रह गए थे उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, और भी कुछ कवर करने वाले हैं आज। सो यस, यस, तो आज हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहला तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यस, इसको हमें आज कंप्लीट करना है। ओके, सेकेंडली स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, वो भी हमें आज कवर करना है। सेकेंडली डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, वो भी कवर करना है आज। एंड ये तो हम दो ये टॉपिक्स तो करने ही वाले हैं। उसके साथ साथ हमको आज ड्यूटीज, नहीं, आ, एक मिनट ना, एक सेकेंड, पहले मैं देख लूँ क्या क्या है। हम सेक्शन 149 में थे, उसके बाद सेक्शन 151 है, 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, ये कंप्लीट करना है। एंड फिर उसके बाद ड्यूटीज ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये चार तो आज कंप्लीट करें, चार नहीं तो तीन तो एटलीस्ट हम कंप्लीट कर लें इसमें से, जो हमारे सेक्शंस बचे हुए हैं। ओके, ये तो हम कंप्लीट कर ही लें आज। ओके, यस। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं आपको समझा रही थी। यस यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास विद फुल एंथुजियाज्म। एंड आज का जो टॉपिक है बढ़िया तरीके से समझते हैं कि हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्या समझ में आता है। एंड इसका जो सेक्शन है 149, ओके, सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या डेफिनेशन देता है वो भी हमको समझना। ओके, सेक्शन 149 सेक्शन 149 में डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो उसके क्या क्या था, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली नेगेटिव टर्म्स में बताया कि कौन कौन नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर हु हैज मटेरियल और पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद कंपनी या उसके डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो मटेरियल रिलेशनशिप है या पिक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड रिलेशनशिप है, तो कंपनी के साथ या कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, तो भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम ही आता है इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब होता है कि वो दूसरों से इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, यस, तो समझे कि कौन कौन नहीं बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता है। ओके, तो ये है नेगेटिव साइड के क्या कौन कौन नहीं बन सकता है। उसके बाद किस कंपनीज को अलाउड है। अच्छा, एक सेकेंड ना, हम इसकी डेफिनेशन को ही ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं इधर पे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। पहली चीज तो हु कैन नॉट बी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईडी लिखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या लिखेंगे अपन, आईडी लिखेंगे। ओके, हु कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ओके, उसमें क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये भी दिया हुआ है। ओके, सेकेंडली हमको ये पढ़ना है विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन सी कंपनीज को रिक्वायर्ड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर ये दो क्वेश्चन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आंसर कर सकते हो
तो मतलब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा आता है। अगर ये दो क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर वन कि कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है एंड उसके क्राइटेरिया क्या है, एंड कौन सी कंपनीज को रिक्वायर्ड है कि वो अपॉइंट करे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर यही था कि लिस्टेड कंपनीज को तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज को तो रखना ही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। लिस्टेड कंपनीज को कितना, वन थर्ड जो उनकी डायरेक्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ है उसका वन थर्ड उनको रखना है। मान लो एक सेकेंड ना, मान लो कि टोटल डायरेक्टर्स एक कंपनी में 9 है। ठीक है, टोटल डायरेक्टर्स एक कंपनी में 9 है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रखने पड़ेंगे लिस्टेड कंपनी को? वन थर्ड। इसका वन थर्ड कितना हुआ? 3। तो मतलब इस कंपनी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। 3 इंडिपेंडेंट तो होने ही चाहिए। उसके बाद आती है बात पब्लिक कंपनीज की। तो पब्लिक कंपनीज की लिमिट दी है। अगर इन तीनों लिमिट में से कोई एक लिमिट भी आपकी हिट हो जाती है, इन तीनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट आपकी हिट हो जाती है, और है ना, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक लिमिट, जैसे कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर चला गया, ओके, आपका टर्नओवर 100 CR के ऊपर चला गया है, या आपकी एग्रीगेट बोरोइंग जो थी, ठीक है, लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट मिलाकर 50 करोड़ से ऊपर चली गई हैं, 50 करोड़ से ऊपर चली गई हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिनिमम रूप में रखने हैं। ठीक है, मिनिमम रूप में रखने हैं। इससे ज्यादा भी आप रख सकते हो, बट 2 तो आपको मिनिममली रखने हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो पहले तो हमने ये देखा कि कौन कौन नहीं बन सकता, उसके बाद यहाँ पे पूरी बाइफरकेटेड डेफिनेशन दी गई है कि क्या कैसा कैसा इंसान इंडिपेंडेंट एक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। उसके हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ रहे हैं, राइट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है इंडिपेंडेंट एक्टर बनने का। ओके, पहला तो ये था कि जो पर्सन है जिसको हम इंडिपेंडेंट एक्टर बनाना चाहते हैं, he should be of integrity and has a relevant experience and expertise in that field। क्या होना चाहिए? he should be a person of integrity होनी चाहिए उसके मन में, and उसके पास relevant experience और expertise होना चाहिए। ओके, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए। उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए? तो उस पर्सन जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, ना तो प्रमोटर होना चाहिए, ना तो रिलेटेड होना चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर का। ठीक है, यहाँ बात हो रही है प्रमोटर और डायरेक्टर की, कि प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, खुद प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए। किसका? कंपनी का, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी का, या उसकी एसोसिएट कंपनी का, HSA। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी की, कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, इन तीनों कंपनीज का प्रमोटर होना चाहिए, ना रिलेटेड होना चाहिए किसी प्रमोटर या डायरेक्टर के। ये तो रिलेशन बता दिया। सेकेंडली हमने बताया कि पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए किसके साथ? कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ। ठीक है, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ। ओके, और प्रमोटर्स के साथ भी नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर्स के साथ भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? कंपनी को तो हटा दिया, प्रमोटर डायरेक्टर को भी हटा दिया कि कंपनी के साथ भी होना नहीं चाहिए, प्रमोटर डायरेक्टर के साथ भी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आती है, ये ई कब का है? ये बता रहे हैं कि प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 3 साल की बात हो गई, इस साल की और पिछले 2 साल में कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या, मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, मनी टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप होना चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि क्या हो सकता है, अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो डायरेक्टर को तो रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको सैलरी मिलेगी तो क्यों काम करेगा, राइट। तो रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को दे रहे हो, दैट इज फाइन, वो तो कंपनी देगी, ठीक है, वो चल जाएगा। दूसरा, अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टोटल इनकम जो है उसका 10% से ज्यादा नहीं, ठीक है, 10% से ज्यादा नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, इट डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टोटल इनकम। कंपनी कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टोटल इनकम से टोटल इनकम से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट
exceed 10% of of total income of the independent director। समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर हुई? पिक्यूनरी रिलेशनशिप का क्लियर हुआ कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो सकता है। पिक्यूनरी रिलेशनशिप, मनी रिलेशनशिप, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका रिलेशनशिप कंपनी, उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, प्रमोटर डायरेक्टर, प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी मनी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बट क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती है। पहली चीज कि आप रेम्युनरेशन दे सकते हो डायरेक्टर्स को, दैट इज फाइन। दूसरा, कोई भी ट्रांजेक्शन विच डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टोटल इनकम। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स की। यहाँ पे डायरेक्टर एंड प्रमोटर डायरेक्टर एंड कंपनी का रिलेशनशिप बता रहे थे। इन दोनों लोगों का रिलेशनशिप बता रहे थे। ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नीचे फोर्थ पॉइंट पे क्या बता रहे हैं? फोर्थ पॉइंट पे बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव्स का क्या रिलेशनशिप है किसके साथ? कंपनी का, कंपनी के साथ। ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिलेशनशिप रिलेटिव्स का मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी तो हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गई, सेकंड पार्टी हमारी कंपनी हो गई, है ना। हम बात करें हमारी थर्ड पार्टी के बारे में जो कि है रिलेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, है ना। हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी कौन है? रिलेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। यस, समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स की अब बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के केस में क्या बोला गया है कि रिलेटिव्स क्या नहीं होना चाहिए? दे शुड नॉट होल्ड सिक्योरिटी या इंटरेस्ट एक्सीडिंग 50 lakhs, 50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब अभी शेयर सिक्योरिटीज की बात हो रही है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव्स हैं वो भी कंपनी में, जो भी कंपनी है उसमें क्या नहीं होल्ड करने चाहिए? शेयर या कोई भी इंटरेस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए। कितना? 50 लाख से ज्यादा या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल उससे ज्यादा। ठीक है, उससे ज्यादा। इसमें क्या लिमिट है? 1 मिनट रुकिएगा ना। हाँ, ठीक है, यही लिमिट है। 50 लाख से ज्यादा या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शेयर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट। किसका? रिलेटिव्स का। रिलेटिव्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद दे शुड नॉट बी इनडेटेड टू द कंपनी एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब लिमिट। जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट दी गई है, दे शुड नॉट बी इनडेटेड टू द कंपनी, इनडेटेड टू द कंपनी। तीसरा था गारंटी एंड सिक्योरिटी। किसी भी थर्ड पर्सन के लिए उनने कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दी है। पहले तो खुद भी लोन नहीं लिया है, खुद भी लोन नहीं लिया उन्हें कंपनी से। और दूसरा, उनने किसी और के लोन पे गारंटी और सिक्योरिटी भी नहीं दी है थर्ड पर्सन की। उसके बाद था पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। कितने का? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। जो भी कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर है, ये ग्रॉस टर्नओवर किसका है? कंपनी का। कंपनी का जो भी ग्रॉस टर्नओवर है उसका 2% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। 2% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन। अगर 2% से कम है दैट इज ओके, बट अगर उससे ज्यादा है तो तो नहीं हो सकता। तो हमने चार चीजें पढ़ी। पहला तो शेयर्स की बात करी कि शेयर्स कितने ले सकते हैं रिलेटिव्स कंपनी के। अगर उससे ज्यादा लिए तो रिलेटिव्स जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव्स ने अगर ज्यादा शेयर्स लेके रखे हुए हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता उस कंपनी का। समझ में आ रहा है ना? हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं। जहां जहां पे रिलेशंस बन जा रहे हैं, जहां जहां पे रिलेशंस बन जा रहे हैं वहां पे उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो पर्सन नहीं बन सकता। ठीक है। यहाँ शेयर्स की बात थी। यहाँ पे सेकेंडली हम लोन्स की बात कर रहे हैं कि लोन नहीं लिया हो किसी भी रिलेटिव ने कंपनी से, जिस कंपनी में उस पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। ठीक है। उसके बाद हम गारंटी की बात कर रहे हैं।
कि वो किसी थर्ड पर्सन के लिए उसने गारंटी भी नहीं दी हो। फिर हम मनी ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं कि 2% से ज्यादा जो भी ग्रॉस टर्नओवर का 2% से ज्यादा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी नहीं होना चाहिए रिलेटिव्स का। तो रिलेटिव्स के केस में हमने चार चीजों के बारे में बात की। शेयर्स, लोन्स, गारंटी एंड मनी। शेयर्स, लोन्स, गारंटी एंड मनी। ठीक है, ये चार चीजों के बारे में समझ में आ गया कि फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया। ओके, नाउ चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के पास। पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट कहता है हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस उसके रिलेटिव्स। ठीक है, एक पॉइंट में हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेशंस की बात की, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रमोटर डायरेक्टर और कंपनी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के का कंपनी के साथ या उसके प्रमोटर डायरेक्टर्स के साथ मॉनिटरी रिलेशनशिप की बात की। ठीक है, एक पॉइंट पे हमने बात की कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव्स का क्या रिलेशन है कंपनी के साथ, उसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का और रिलेटिव्स का क्या रिलेशनशिप है कंपनी के साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्लस रिलेटिव्स क्या होने नहीं होने चाहिए। अ, नहीं होना चाहिए कोई भी, या वो दोनों दोनों जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रिलेटिव्स हैं, दे शुड नॉट बी के एम पी, की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी इन लास्ट कितने साल, इन लास्ट 3 years। इन प्रीसीडिंग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लास्ट भी लिख सकते हैं ऐसा, थोड़ा इजी करने के लिए। प्रीसीडिंग से क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ सकता है आपको अभी इस स्टेज पे, तो हम उसको सिर्फ लास्ट लिखते हैं। अच्छा, जहाँ पे कंपनी की बात हुई ना, कंपनी के साथ आप इसको एच एस ए को तो साथ में इंक्लूड करके चलोगे ही। कंपनी के साथ आप यहाँ पे एच एस ए क्या है, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट को भी इंक्लूड करके चलोगे। ठीक है, कितने साल में, लास्ट थ्री लास्ट 3 years में। ठीक है, लास्ट 3 साल में केएमपी नहीं होना चाहिए कंपनी के, ना तो वो खुद, ना तो उसके रिलेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे आ गई पोजीशन की बात। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात आती है कि ना तो वो एम्प्लॉय होना चाहिए, किसका बता रहे, प्रोपराइटर या पार्टनर, किसका, ऐसी कोई ऑडिट फर्म का या सीएस फर्म का या कॉस्ट ऑडिटर फर्म का जो कि कंपनी का ऑडिट करते हैं, ऑफ द कंपनी, उसके एच एस ए। ठीक है, ना तो वो ऐसी कोई सीए फर्म, सीएस फर्म, सीएमए फर्म का, ना तो वो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना प्रोप्राइटर होना चाहिए, ना पार्टनर होना चाहिए वो फर्म्स का जो कंपनी की ऑडिट्स करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी की ऑडिट्स करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन फर्म्स को भी हटा दिया, जितना स्कोप अपन हटा रहे हैं ना उतना हटाते जा रहे हैं। जितना स्कोप हम कंपनी के से रिलेशंस में हटाते जा रहे हैं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उतना हटाते जा रहे हैं कि कहीं पे लूप होल नहीं बन सके, कहीं पे लूप होल नहीं बन सके। ये हो गई दूसरी चीज। अब आती है तीसरी चीज की बात। तीसरी चीज में क्या बोला जा रहा है कि शुड नॉट होल्ड टुगेदर विथ relatives more than 2% और 2% टोटल वोटिंग राइट्स। ठीक है, कि वो खुद भी प्लस रिलेटिव्स के साथ शुड नॉट होल्ड वोटिंग राइट्स वी आर इन द कंपनी। अच्छा, ये चीज आपको नोट्स पे भी मिल रही है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको लिख के समझाते जा रही हूँ कि आप जब इसको एक बार में पढ़ो ना तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा समझ में आ जाए, पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो इट शुड नॉट होल्ड वोटिंग राइट्स इन द कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट में कितना, मोर देन और इक्वल टू 2%, मोर देन या इक्वल टू 2%, more than या equal to 2% of total voting power। यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे अपन जितनी भी फॉर्म्स थी, सीए, सीएस,
CMA फर्म जो थी उनको हटा दिया। यहाँ पे हमने कंपनी KMP जो कंपनी के थे उनको हटा दिया। यहाँ पे हमने बात की है वोटिंग राइट्स की। वोटिंग राइट्स की मैं साइड साइड में क्यों लिखते जा रही हूँ, ये जो है ना आपको एक एक जो ये पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है एक एक, ये आपको याद रहने चाहिए। इसके अंदर की लिमिट्स तो आपको वहां पे क्लिक हो जाएंगे अगर आपने 2-3 बार भी इसको ढंग से पढ़ा हुआ है। क्योंकि आप MCQ पेपर दे रहे हो ना, तो आपको वहां लिखना नहीं है, आपको वहां पे सिर्फ हिट होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, यस। उसके बाद वोटिंग राइट के बाद क्या खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या हटा रहे हैं यहाँ से, हम हटा रहे हैं कि शुड नॉट बी चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट रिसीविंग मोर देन या इक्वल 25% रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शुड नॉट बी क्या, को क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर किसका, ऐसी कोई NPO का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे जहां पे कंपनी जो है मोर देन और इक्वल टू 25% डोनेट कर रही है। ठीक है, डोनेट कर रही है। ठीक है, जहां पे NPO रिसीव कर रहा है कितना, मोर देन या इक्वल टू 25% फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, ये डोनेट कर रही है। ठीक है, तो NPO शुड, ऐसी कंपनी शुड नॉट रिसीव, है ना। ऐसी कोई कंपनी का अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है, ऐसी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी ने 25% ज्यादा डोनेट किया है या पे किया हुआ है, पे किया हुआ है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम NPOs जो है, जहाँ पे कंपनी ने पेमेंट करी है, जहाँ पे कंपनी मोर देन 25% या इक्वल टू 25% से ज्यादा ही अगर दे रहा है, तो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर भी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसके रिलेटिव्स में से भी कोई अगर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद जो बनना चाहता है वो इंसान, और उसके कोई भी रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स भी आ, आपको इसमें तो नहीं है रिलेटिव्स, इस मतलब इस स्टेज पे आपको रिलेटिव्स नहीं बताया गया है, बट एग्जीक्यूटिव की स्टेज में आप पढ़ोगे कि रिलेटिव्स की डेफिनेशन में भी कौन कौन आता है। ठीक है, मोस्टली आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है वही आते हैं। ओके, यस। तो ये हो गई पांचवी डेफिनेशन, जहां पे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव्स की बात करते हैं, जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव्स की बात करते हैं। उसके बाद आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे अपन ने सब जगह नेगेटिव नेगेटिव पढ़ा, अभी अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पे सब जगह, अपन ने यहाँ पे सब जगह क्रॉस 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 नेगेटिव नेगेटिव पढ़ रहा है। ठीक है, एक में अपन बस पॉजिटिव पढ़ने वाले हैं कि ऐसा पर्सन ऐसा पर्सन who possesses such other qualification as prescribed in Rule 5। ठीक है, who person who possesses, ठीक है, other qualifications, कैसी क्वालिफिकेशन, प्रिस्क्राइब इन, कहाँ पे, रूल 5 में प्रिस्क्राइब्ड की गई है, रूल 5 में प्रिस्क्राइब की गई है। यार एक मिनट ना, रूल 5 में प्रिस्क्राइब की गई, ठीक है। ओके, दूसरा है कि ये होना चाहिए ना पर्सन हु पोजेसेस, उसके बाद उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए। ओके, अगर अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं हो तो क्या मतलब है फिर डायरेक्टर बनने का, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है। एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बता बता रहे कहाँ कहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल्स नॉलेज कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो किसी भी फील्ड ऑफ फाइनेंस, लॉ, ठीक है, मैनेजमेंट, ओके, सब चीजों के बारे में बात कर लो। ठीक है, सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, कहीं पे भी आपकी कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए। रिसर्च में,
उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उसके बाद टेक्निकल किसी ऑपरेशंस में अगर आपकी स्किल्स हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक हो। ठीक है, या कोई भी अदर डिसिप्लिन जो कंपनी बिजनेस से रिलेटेड है, जो कंपनी बिजनेस से रिलेटेड है, वहां पे आपकी अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ठीक है, ये इन सब फील्ड में होनी चाहिए। ठीक है, या कोई भी ऐसे बिजनेस फील्ड में। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशंस कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है? रूल 5 में प्रिस्क्राइब्ड है। ये सब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जो पजेस करता है। ठीक है, पजेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 6 पॉइंट्स के बारे में बात की, 6 पॉइंट्स के बारे में बात की। उसमें से 2 हमारे पॉजिटिव पॉइंट थे। पहला तो इंटेग्रिटी एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज की बात थी। सेकेंडली जो हमने पढ़ा कि क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशंस की बात करी है। राइट, यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशंस की बात की है, यहाँ पे हमने उसके कैरेक्टर की बात की है। ठीक है, कि उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर क्वालिफिकेशन की बात हो गई। ठीक है, फिर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए कंपनी के साथ। फिर हमने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पिक्यूनरी रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव्स का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिलेटिव्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात की हमने किसमें? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। ओके, क्या आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया? क्या आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया? ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत क्वेश्चंस आपको फंसा भी सकते हैं। इसलिए जो मैंने आपको समझाया कि करके पॉइंट्स जैसे समझाए, एंड जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इतने अच्छे से लिख लिख के बताया है ना कि कौन से पॉइंट में क्या क्या बताया गया है, किस बारे में बताया गया है, उस तरीके से पहले अपनी बुक से पढ़ो एंड फिर मेरे नोट्स समझो, लिखो, इसको नोट डाउन करो एंड समझो कि क्या क्या बताया गया है, एंड देन सॉल्व द एमसीक्यूज। तब आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, सब कुछ आपको तब समझ में आ जाएगा। ओके, यस, ओके। सो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होता है। यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होता है। अब चलते हैं हम आज के दूसरे टारगेट की ओर, विच इज सेक्शन 151। डायरेक्टर, किस डायरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे? विच इज इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, विच इज इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। सबसे पहले समझो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टर इलेक्ट किया है, बट ये स्मॉल शेयर होल्डर्स की क्या डेफिनेशन है कंपनी में? तो ऐसे शेयर होल्डर्स, सच शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऐसे शेयर होल्डर्स विच आर होल्डिंग शेयर्स, होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ कितना, कितना, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और सच अदर सम्स एज प्रिस्क्राइब। मतलब कि देखो, इसको और इस तरीके से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। शेयर, स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होंगे? जो कि कितने शेयर्स होल्ड करते हैं? शुड नॉट होल्ड मोर देन 25,000, सॉरी 20,000 नॉमिनल वैल्यू, जिसको अपन फेस वैल्यू, पार वैल्यू बोलते हैं, 20,000 ऑफ शेयर्स। ठीक है, 20,000 रुपए से ज्यादा। ठीक है, 20,000 रुपए से ज्यादा अगर नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स में नहीं आएंगे। अगर 20,000 रुपए से कम है नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की तो उन शेयर होल्डर्स को स्मॉल शेयर होल्डर्स कहा जाएगा।
एक मिनट ना। विच होल्ड्स नॉट मोर देन 20,000 रुपीज नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो उससे ज्यादा होल्ड नहीं करते वो स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। जो 20,000 रुपए के शेयर से ज्यादा होल्ड नहीं करते कंपनी में, उनको स्मॉल शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो सेक्शन 51 में कहा गया है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, ये किस पे है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर है, कि हर लिस्टेड कंपनी को शुड इलेक्ट वन डायरेक्टर बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये जो शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक राइट दिया जाता है कि आप कोई एक डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते हो फॉर योरसेल्फ, ठीक है, हर लिस्टेड कंपनी में। कहाँ पे दिया गया है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में दिया गया है। सेक्शन 151 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए एक राइट होना चाहिए कि वो भी इलेक्ट कर सके एक डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने लिए, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े शेयर होल्डर्स सारे डिसीजंस मेकिंग होते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स इतना मीटिंग में जाते ही नहीं, जनरल मीटिंग में, कि वहां पे कोई वो बड़े डिसीजंस ले सके, ठीक है। उनका उतना से ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतने शेयर्स ही नहीं होते हैं वोटिंग राइट्स के लिए। तो उन सब के लिए एक अच्छा फेयर चीज निकाली गई है कि आप एक डायरेक्टर तो इलेक्ट कर सकते हो लिस्टेड कंपनी में, जहां पे वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के रहेगा, जहां पे वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के रहेगा। दिस इज द होल सेक्शन ऑफ सेक्शन 151। ओके। उसके बाद एक और सेक्शन आता है विच इज सेक्शन 165। उसके बाद आता है सेक्शन 165। सेक्शन 165 क्या कह रहा है? सेक्शन 165 बताता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। यहाँ वो बता रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, मतलब कि क्या, मतलब कि ये कि एक इंसान कंपनी में कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करके रह सकता है। अभी तो अपन ने ये पढ़ा था कि मिनिमम मैक्सिमम नंबर कितने डायरेक्टर्स के हो सकते हैं एक कंपनी में, ठीक है, कितने हो सकते हैं एक कंपनी में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इंसान कितनी जगह पे डायरेक्टर्स हो सकता है, कितनी जगह पे डायरेक्टर हो सकता है, कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करके रख सकता है, कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो 165 में दिया गया है कि एक पर्सन मान लो ये पर्सन है, ये कोई भी 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, कितने में, 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, ठीक है। However, the number of directorship in public companies, private companies that are either holding or subsidiary of a public company shall be limited to 10। अब इसमें आते हैं कुछ एक्सेप्शंस, अपन पढ़ते हैं उन एक्सेप्शंस को। पहला एक्सेप्शन है कि ऐसी कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, ऐसी कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है जो कि जो कि या तो होल्डिंग या तो सब्सिडरी कंपनी है, किसकी, सब्सिडियरी, अरे यार स्पेलिंग रख देती हूँ मैंने शायद, एक मिनट ना। ठीक है, होल्डिंग प्लस सब्सिडी, सब्सी सब्सी ठीक है, सब्सिडी, होल्डिंग एंड सब्सिडी। एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग सब्सिडी है, किसकी,
कोई भी लिस्टेड कंपनी की कोई भी लिस्टेड कंपनी की है, तो उस केस में सिर्फ 10 डायरेक्टरशिप्स अलाउड है। उस केस में सिर्फ 10 डायरेक्टरशिप्स अलाउड है। एक मिनट। उस केस में सिर्फ 10 डायरेक्टरशिप्स अलाउड है। वैसे तो 20 डायरेक्टरशिप्स अलाउड है। ठीक है, कंपनीज अगर आपकी सिर्फ प्राइवेट कंपनी है या ऐसी पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, बट अगर आप किसी कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी हो जहां पे होल्डिंग सब्सिडी आप किसके हो, किसी लिस्टेड कंपनी के हो, मतलब क्या हो गया, सारी लिस्टेड कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडीज को हटा दिया गया है कि अगर वैसी टाइप की कंपनीज है, कोई भी लिस्टेड कंपनी है या उसकी होल्डिंग सब्सिडी है, तो वहां पे आप सिर्फ 10 डायरेक्टरशिप्स होल्ड कर सकते हो। सिर्फ 10 डायरेक्टरशिप्स होल्ड कर सकते हो। उसके बाद members of a company may restrict the above mentioned limits further by passing a special resolution। सेकंड ये है कि कि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसको रिस्ट्रिक्ट इस लिमिट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय मेंबर्स। मेंबर्स चाहे तो एक पर्सन की कितनी डायरेक्टरशिप होनी चाहिए कंपनीज में, उस लिमिट को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। वो 20 से करके 10 भी कर सकते हैं खुद चाहे तो। ठीक है, तो फिर सब पे आ जाएगा, सब पे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट कर दी है लिमिट, तो वहां पे भी उस डायरेक्टर के ऊपर लिमिट लग जाती है कि आप इतनी डायरेक्टरशिप ही होल्ड कर सकते हो दूसरी कंपनीज में। ठीक है, for reckoning the limit of 20 companies, the directorship on a dormant company shall not be included। मतलब कि आप क्या कहाँ कौन सी कंपनी की डायरेक्टरशिप इंक्लूड नहीं करोगे, किसी भी डोरमेंट कंपनी में अगर डायरेक्टर हो आप, किसी भी डोरमेंट कंपनी जो कि एक्टिव नहीं है, जो कि एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रही है। ठीक है, जो कि एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रही है उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। जो कि सिर्फ रखी हुई है कंपनी, वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे डोरमेंट कंपनी। तो उसको भी हटा दिया गया है इस डेफिनेशन से, वहां पे डायरेक्टरशिप में आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, डायरेक्टरशिप में आप दो एक चीज इंक्लूड कर सकते हो कि आप किसी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो। अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब किसी डायरेक्टर की जगह पे आए हो आप, तो उसको आप इंक्लूड करोगे। बट अगर किसी डोरमेंट कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हो तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड क्या, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप काउंट करते वक्त। ठीक है, काउंट करते वक्त मान लो कि आप कि आप 10 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर हो। ठीक है, आप कहाँ कहाँ पे डायरेक्टर हो, 10 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर हो, एक डोमेन कंपनी में डायरेक्टर हो। ठीक है, और दो कंपनीज में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो। ठीक है, उसके ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो। ठीक है, तो आपका डायरेक्टरशिप कितनी काउंट होगी, आपकी काउंट होगी 10 वाली एंड 2 वाली। तो मतलब आप 12 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो। डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो, आपका डोमेन कंपनी में डायरेक्टर आप हो, वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, ओके, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे ये क्यों किया जाता है? अच्छा, इस सेक्शन का मतलब क्या है, क्यों हम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स पे लिमिट लगा के रखे कि 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है एक इंसान? हमने क्यों ये लिमिट लगाई है? ये लिमिट हमने इसलिए लगाई है कि अगर एक इंसान इतनी सारी कंपनीज में डायरेक्टर रहेगा, तो वो कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा। कहीं पे ध्यान नहीं दे पाएगा, कहीं किसी कंपनी में काम ढंग से हो नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि वो पैसे कमाने के चक्कर में हर कंपनी में डायरेक्टर बन जाएगा, एंड वो कहीं पे भी फिर ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, कहीं पे भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उस पे लिमिट लगा के रखी है। जो भी कंपनीज है उन पे डायरेक्टरशिप की लिमिट लगा के रखी है कि एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। पब्लिक कंपनीज जो रहती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो रहती है, उन पे हमने लिमिट ज्यादा करके रखी है, मतलब कि लिमिट और रिस्ट्रिक्ट करके रखी है। 20 की जगह हमने 10 कर दिया है वहां पे, कि वहां पे कितनी होनी चाहिए, 10 डायरेक्टरशिप की लिमिट होनी चाहिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में, या उसकी कोई भी होल्डिंग सब्सिडी में अगर आप डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो, तब भी आपकी लिमिट क्या रहेगी, 10 की रहेगी। आपके ऊपर कितने की लिमिट रहेगी, 10 की। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी में आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, वो कंपनी लिस्टेड है, वो कंपनी में पब्लिक शेयर्स में डील कर रही है, तो आपको वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप वहां पे भी 20 कंपनीज में रहोगे तो आप लिस्टेड कंपनी में ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए
लिस्टेड कंपनीज में और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी है उस लिमिट को डायरेक्टरशिप होल्ड करने की। क्या ये समझ में आ रही है मेरी बात? क्या मेरी समझ में आ रही है कि ये क्यों हुआ है? डायरेक्टरशिप वाली लिमिट क्यों हुई है? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। अब हमको कुछ कुछ चीजें और पढ़नी है, एंड इस चैप्टर को मुझे जल्दी ही खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है, एंड आई वांट टू एंड दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल। यस। तो हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास भी जो रहेगी हमारी लॉ की रहेगी। अभी मैं लॉ की क्लास ही चला रही हूँ कि मुझे ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट करना है, एंड दूसरे चैप्टर्स कैन वेट। जो भी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के हैं दे कैन वेट, उसको हम फटाफट कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर ही लेंगे। ओके। सो जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो भी लॉ की ही मिलेगी। ओके। अभी मैं आपको लाइव क्लासेस नहीं दे रही हूँ, रिकॉर्डेड ही दे रही हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक्चुअली में बहुत ग्लिच हो रहा है मेरे पास से। तो मैं नहीं चाहती कि वो ग्लिच आपको मिले, तो आप लाइव ना लेके रिकॉर्डेड ही पढ़ो, एंड उसको आप कंप्लीट करते जाओ साथ साथ में। ठीक है। सो यस, अपन मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। एंड उसमें अपन लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूंगी, तब आप उसको क्या पढ़ लोगे। ठीक है। यस। सो नाउ आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। जो मैंने पढ़ाया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, डायरेक्टरशिप वाला भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट यू गाइस टू रीड फ्रॉम द बुक। ठीक है, मॉड्यूल से रीड करो या फिर जो मेरे नोट्स है उससे रीड करो, एंड इसको नोट डाउन कर लो अपनी बुक में, अपनी कंपनी लॉ की नोटबुक में इसको नोट करके रखो। ठीक है। यस, एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। तब तक के लिए बाय बाय।